नमस्कार मित्रों, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली का जब भी चुनाव आता है तो कोई न कोई ऐसे आंदोलन केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। 2015 में सहिष्णुता का मामला खड़ा हो गया था कि देश असहिष्णु हो गया, पूरा इकोसिस्टम गया। बिसहारा तक स्वयं अरविंद केजरीवाल जी यात्रा करने चले गए, जहां एक मुस्लिम पर आरोप था कि उसने गौ काट कर और गौवंश की हत्या कर और उसके मांस खाए हैं, और वो बाद में जो है प्रमाणित भी हुआ। हालांकि सभी चले गए। 2020 के चुनाव के समय आप देख रहे थे कि जो नागरिकता संशोधन कानून था उसको लेकर शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, और वही सड़क घेर कर उस समय से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ देश में कि सड़क घेर कर आंदोलन करो, सरकार कुछ भी कहे बात मत मानो, जो नीति बनी है उसके तथ्यों पर मत जाओ। और अरविंद केजरीवाल जी की पूरी सरकार शाहीन बाग आंदोलन को समर्थन करती रही। इनके नेता वहां जाते रहे, पक्ष में बोलते रहे, और अभी इस समय वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उसमें पीड़ित हिंदुओं सिखों को ही जैन बौद्ध पीड़ित हिंदू सिख जैन बौद्ध सबको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भाग कर आने के बाद, धार्मिक उत्पीड़न से आने के बाद नागरिकता देने का मामला था, और उसके समर्थन में खड़े हुए। उसी प्रकार से आप इस समय देखेंगे कि किसानों का धरना जारी है, अनशन चल रहा है। हालांकि इस बार उतने किसान संगठन उनके साथ है नहीं, क्योंकि अनेक किसान संगठनों ने खुलकर बयान दिया है कि ये आंदोलन जब शुरू हो गया तो बहुत हम लोगों को लगा कि ये आम आदमी पार्टी के समर्थन का आंदोलन है, उसको बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसलिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक इस आंदोलन को सीमित रखा गया है। बहुत सारे संगठन उस रूप में नहीं है, लेकिन जो है वो उसी तरह काम कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को उन लोगों ने प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन लोग वहां प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वहां किसान है, किसानों को मालूम है कि सरकार की पॉलिसी क्या है, और उसके आधार पर वो अपना मन बनाते हैं। उसको उनके सामने है कि हमको कितना, जो हमारे पैदावार हैं उनके कितने मूल्य मिल रहे हैं, हमको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हमको रासायनिक खाद कैसे मिल रहे हैं, हमको गोपालन पर क्या मिल रहा है, उन सबको मालूम है। लेकिन दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां खेती बहुत कम है, आउटर दिल्ली में उतनी संख्या किसानों की नहीं है, तो यहाँ उससे लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये आंदोलन चल रहा है, अभी भी बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं, उनका अनशन जारी है, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। तो ये बड़ा रहस्य का विषय है कि दिल्ली के चुनाव के समय इस प्रकार से आंदोलन कैसे होता है, कौन करता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे उसको इशू बनाते हैं, मीडिया में कैसे उनको सुर्खियां मिलती है, कैसे वो सब आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही होता है। हालांकि उसमें कांग्रेस के विरुद्ध भी बातें होती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपनी बलि चढ़ाने तक को तैयार है, इसलिए वो उन आंदोलनों का समर्थन भी कर देती है। तो इस समय भी एक आंदोलन चल रहा है, और उसका असर कितना होगा ये देखना होगा। लेकिन वो आंदोलन ये भारतीय जनता पार्टी को आरोपित कर रहा है कि भाजपा किसान विरोधी है, नीतियां नहीं बनाती है, और ये हमको समर्थन मूल्य तक देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो इशू बना रहे हैं। सच ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी किसानों की समस्या पर, उसमें ये नेता अपनी बात रखने नहीं जा रहे हैं। तो अब ये स्थिति है मित्रों, तो आप सब भी जरा इस पर दृष्टि रखिए और इस पर अपना मत भी दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। आंदोलनकारियों के बीच ऐसा जागरण कैसे होता है कि भाई चुनाव के समय जरूर तेजी से आंदोलन करो, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी उसके कारण चुनाव हार जाए। ये रणनीति इसके पीछे हो सकती है। राजधानी दिल्ली का चुनाव जब भी आता है तो उसकी स्वाभाविक सबसे ज्यादा चर्चा देश में होती है। खासकर 2013 के चुनाव से, जब से आम आदमी पार्टी का आविर्भाव हुआ, अरविंद केजरीवाल जी उसके नेता बने, उनकी जो नीति रणनीति, उनके वक्तव्य, उनके हाव भाव होते हैं, उनके साथियों के तौर तरीके सब चर्चा में होते हैं। लेकिन एक बार 2013 से उस पार्टी का उत्थान शुरू हुआ, कम से कम विधानसभा चुनाव में आज तक वो बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी यहां से साफ हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी लड़ते हुए भी, वोट काटते हुए भी, और सत्ता में वापस नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी 1998 में सत्ता में से बाहर हुई थी, 5 वर्ष केवल सत्ता में रही,
और 26 वर्ष उसको सत्ता से बाहर निकले हुए हो गए और आज तक सत्ता में लौटी नहीं है। कांग्रेस 2013 में सत्ता से केवल बाहर नहीं हुई, यहाँ की राजनीति से बाहर हो गई। और इस बार कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जोर लगा के लड़ रही है और INDIA गठबंधन की चिंता किए बगैर अपने राजनीतिक हित की दृष्टि से संघर्ष कर रही है, आम आदमी पार्टी की आलोचना कर रही है, उन पर हमले कर रही है। यहाँ तक कि अजय माकन जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को तो देशद्रोही तक कह दिया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। श्वेत पत्र इनके खिलाफ जारी किया है, श्वेत पत्र भाजपा के विरुद्ध भी जारी किया है। तो कांग्रेस जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार अब जगह जगह नहीं है। उसके कारण अब यह है कि जितना वोट काटेगी वो आम आदमी पार्टी को उसकी क्षति होगी, लेकिन कांग्रेस कितना वोट काटेगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो उसको आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट थे। इस बार उसने 2024 में समझौता किया, स्वयं 3 सीट पर लड़ी, आम आदमी पार्टी 4 सीट पर लड़ी है। और उसमें अब किसका वोट किधर गया वो इस समय कहना कठिन है। इस समय अलग लड़ रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने मांग की है कि कांग्रेस अजय माकन पर कार्रवाई करे, नहीं तो उसको INDIA से बाहर निकालने के लिए हम बात करेंगे। अब INDIA से अब आम आदमी कांग्रेस INDIA की सबसे बड़ी पार्टी, अगर 99 सीटों वाली पार्टी को INDIA से आप बाहर करेंगे तो INDIA बचेगा क्या, ये भी विचार करने वाला विषय है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से तो एक सांसद है नहीं, जो सांसद हैं वो पंजाब से हैं। उसके आधार पर तो INDIA नहीं चल सकती है अगर चलाना है तो इसलिए एक छोटी पार्टी इतनी बड़ी बात करती है तो उसका अर्थ यह है कि उनको उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। वो जनता को संदेश देते हैं कि INDIA में हमारी ये हैसियत है कि हम कांग्रेस को बाहर करवा सकते हैं, हमारी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और कांग्रेस इस समय जो संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अरे भाई, कोई किसी की बी टीम नहीं होती है। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अब भाजपा विधानसभा में लंबे समय से ए टीम नहीं बनी है। लोकसभा में तो ए टीम बन गई चुनाव में, विधानसभा में कभी ए टीम बनी ही नहीं है। तो उसकी बी टीम तो तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं ए टीम होकर के और विजय की दृष्टि से उसका चुनाव लड़ते हुए दिखे, ये दिखाई दे कि वो चुनाव जीत रही है, सत्ता में आ जाए, तब थोड़े बहुत आरोप लग सकते हैं। यह सच है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से संघर्ष करते हुए दिल्ली में वापस आना चाहती है, उसके अंदर छटपटाहट है, लेकिन उसको भाजपा से भी संघर्ष करना है। आम आदमी पार्टी को पहले कांग्रेस से संघर्ष नहीं करना पड़ता था, अब उसको भाजपा के साथ साथ जहां थोड़े बहुत कांग्रेस का जनाधार है उससे करना है। अब अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव जीतने का जो सूत्र रहा है वो रहा है फ्रीबीज, मुफ्त घोषणाएं, यानी मुफ्त वस्तुएं और मुफ्त सेवाएं देना। सेवाओं में बिजली है, पानी है, बस की यात्रा मुफ्त कर देना है, ये सब सेवाएं हैं। स्वास्थ्य के बारे में घोषणा कर देना है। और इस अभी उन्होंने यहाँ वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने फिर महिलाओं का सम्मान राशि 2100 घोषित कर दिया। उसके बाद संजीवनी योजना घोषित कर दी, जिसके तहत बुजुर्गों का मुफ्त इलाज है। और अब सबसे बड़ा जो उनका बम है वो है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपया वेतन देंगे। अभी तक इस प्रकार की घोषणा भारत के किसी सरकार ने किया नहीं था। कहीं कहीं पुजारियों को थोड़े वेतन मिलते, लेकिन एक बार दिल्ली के हजारों मंदिरों के पुजारियों को अगर आप 18,000 महीने दे रहे हैं तो बहुत बड़ी घोषणा है। इसके लिए खजाने में पैसे भी चाहिए, इसका कोई पूरी रूपरेखा होनी चाहिए, लेकिन रूपरेखा तो वो लाते नहीं है। बिना रूपरेखा के कहते हैं और बोलते हैं कि हम दे देंगे। और अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा विरोध कर रही है वो पुजारियों को पैसा नहीं देना चाहती है क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब देना कठिन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये बात सही बता रही है कि उन्होंने इमामों का वेतन लंबे समय से नहीं दिया। इमामों का एक संगठन युद्ध पर है, उनसे संघर्ष करने के लिए खड़ा है। महिला सम्मान की घोषणा कर दी, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। अभी तक 1,000 रुपये का कोई मिला नहीं है, लोगों के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं।
और उसमें अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों को पता है, स्वयं उनकी पार्टी के अंदर के पता है, लेकिन उनके वोटर इससे प्रभावित हों तभी हो सकता है। इस बार के चुनाव में चूंकि आम आदमी पार्टी पहली बार इस ढंग से भ्रष्टाचार शराब घोटाले में फंसी थी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जैसे दो बड़े नेता इनके जेल में गए हैं, इनके कम्युनिकेशन प्रमुख को जेल की हवा खानी पड़ी। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में थे अलग अलग घोटालों में, और पूर्व अफसरों को जेल में जाना पड़ा है। और उसके कारण जो कुछ भी अभी तथ्य सामने आए हैं उनसे आम लोगों को भी लगता है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। जिस ढंग से प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया गया, शराब को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई गई और जितनी शराब की दुकानें खोली गई, और उसके कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी काफी दबाव में महसूस कर रही है। कांग्रेस के खड़ा हो जाने के बाद उसको लगता है कि मुस्लिम वोट कई क्षेत्रों में हमसे बिदक सकता है, कुछ वोट जो एंटी बीजेपी है वो कांग्रेस में वापस जा सकता है। अब इसके कारण वो ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। अब पहले महिलाओं के मुफ्त यात्रा की उन्होंने घोषणा की, उसका उनको लाभ मिला। अब जो है अगर 2100 रुपया महिलाओं को पता चल जाए, जाएगा नहीं जाएगा ये बात का विषय है, क्योंकि पंजाब में महिला सम्मान योजना 1000 रुपये की घोषणा हुई, आज तक लागू नहीं हुआ है। स्वयं कांग्रेस की सरकार में जो मुफ्त की घोषणाएं किए गए कि हम आपको फ्री देंगे, उनमें से भी ज्यादातर लागू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हालत खराब है। कर्नाटक जैसे राज्य उसको सब लागू नहीं कर रहा है, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य लागू नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में अब दिल्ली का जो बजट है, वो दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपया है, 58,000 करोड़ रुपया यहाँ का रेवेन्यू है। अब उसमें इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लाएंगे? लेकिन चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी जिस ढंग से बोलते हैं उसका उत्तर देना कठिन होता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है। उसके नेतृत्व को लगता है कि अरविंद केजरीवाल दबाव में है, दबाव में ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इन घोषणाओं का काट नहीं ढूंढती है, जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। उसका पुजारी प्रकोष्ठ लंबे समय से कार्यरत है, लंबे समय से सक्रिय है, खूब बैठकें होती हैं, लोग जुड़े भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के स्तर पर अपनी ईमानदारी और अपनी प्रतिबद्धता साबित भी की है। जहां जहां भाजपा की प्रदेश सरकारें हैं, वहां जो हिंदुओं के मन के भाव से कई फैसले हो रहे हैं, पुराने मंदिर खुल रहे हैं, कब्जे किए गए मंदिर मुक्त हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। और केंद्र में भी ऐसी पॉलिसियां लाई गई जिससे भारत की हिंदुत्व के रूप में पहचान उससे स्थापित होता है। ये सारी बातें सही है। इस देश में किसी ने भी अच्छी बुरी जितनी भी भाजपा हो, अगर हिंदुत्व के प्रति, भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति, सरकार की नीतियों में किसी ने प्रतिबद्धता दिखाई है तो बीजेपी ही है। बाकी लोग तो चुनाव के लिए फिर उसके एजेंडे को लेते हैं, वही अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, वो बाकी दूसरे नेता कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न है कि क्या दिल्ली की जनता इसी रूप में इसको लेगी? क्योंकि अभी तक जो इसलिए केवल फ्री बीज की घोषणाएं नहीं है, ये हिंदुत्व के वोटर को अपने पक्ष में करने की घोषणा है, जो भाजपा के पक्ष में देश भर में कंसोलिडेट हो रहा है। जहां भाजपा से और व्यक्तिगत नाराजगी कार्यकर्ताओं को होती है वहां उनको दिक्कत आती है, जहां भाजपा का जनाधार नहीं है वहां दिक्कत आती है। तो अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये पुजारियों के वेतन का, ग्रंथियों के वेतन का ये क्या उत्तर देती है। क्या वो पुजारियों को कन्विंस कर पाती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको वेतन नहीं देंगे, असल में हमारी सरकार आएगी तभी हम मंदिरों के और पुजारियों के कल्याण की नीतियां बना सकते हैं, उन नीतियों से आपको सहयोग कर सकते हैं। अब जब लोगों के अंदर लालच होता है, अगर पैसे की बात होगी तो उसके आधार पर हमारे देश में झारखंड का चुनाव आपने देखा है, मैया सम्मान योजना से लेकर के और बाकी से कितना प्रभावित हुआ है। सरकार होने के कारण घर घर में वो जो है सबके खाते में पैसे चले गए हैं। यहाँ दिल्ली में यद्यपि खाते में नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने एक कैबिनेट का फैसला करवा करके लोगों को दिखा रहे, देखो कैबिनेट ने फैसला कर लिया, उस फैसले का दिल्ली में कोई मायने नहीं है। वो जब उसको एलजी स्वीकृति देंगे, फिर वो नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी जाकर के उसकी मान्यता मिलनी है। कैबिनेट तो चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि अगर सच्ची घोषणा हो तो
तो ये घोषणा पहले हो सकती थी। जब इमामों का वेतन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोषित किया, तभी पुजारियों का ग्रंथियों को किए होते, तब माना जाता कि आप समान रूप से सबका व्यवहार कर रहे हैं। आप चुनाव के पहले करते हैं तो सीधी सी बात है कि केवल आप वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी, इसमें जनता को कन्विंस कर पाती है, नहीं कर पाती है, इसके आधार पर दिल्ली का चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। क्योंकि पुजारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके भक्तों की, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं और काफ़ी संख्या में वो वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस नाते दिल्ली का चुनाव जबरदस्त रोचक हो गया है। हमको, आपको, सबको दृष्टि रखनी पड़ेगी और आपको भी अपना मत देना पड़ेगा कि ये जो पुजारियों का और उनके वेतन देने का मामला है, क्या ये वाकई इसी ढंग से सरकार को नीतियां बनानी चाहिए या कोई दूसरी ऐसी नीति हो जिससे मंदिर भी संरक्षित, सुरक्षित और संपन्न रहे और उसके पुजारियों का भी उसी से अपना सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।